हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी का जो सीजीएल है इसका प्रैक्टिस सेट, और ये बिहार के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है। फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड जो है कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है। तो ये कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड है? तो ये हो जाएगा AW। ऑप्शन हो जाएगा डी। कौन सा है? तो AW है। 2 नंबर हो जाएगा, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण से होती है उसका कारण क्या है? भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण से होती है उसका कह रहा है कि उसका कारण क्या है? तो उसका कारण हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन हो जाएगा ए। ये होती है पश्चिमी विक्षोभ से। भूमध्य सागरीय जलवायु के कहेगा कि मुख्य विशेषता क्या है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु की मुख्य विशेषता हो जाएगा जाड़े में फुहारे के साथ वर्षा होना। जाड़े में फुहारे के साथ वर्षा होना। आगे देखेंगे 3 नंबर हो जाएगा, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्य से गुजरती है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ये नहीं गुजरती है उड़ीसा से। ऑप्शन हो जाएगा सी। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। कर्क रेखा सबसे अधिक गुजरती है किस राज्य से? तो मध्य प्रदेश से, और सबसे कम गुजरती है राजस्थान से। 4 नंबर हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा क्या है? ये दक्षिणी गोलार्ध में कह रहा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा आपको बताना है कि कैसे दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवन जो है बहती है। तो ये बहती है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर व्यापारिक पवन जो बहती है, और ये बहती है दक्षिणी गोलार्ध में। वही उत्तरी गोलार्ध में कहेगा व्यापारिक पवनें कैसे बहती है? तो उत्तरी गोलार्ध में बहती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। सालों भर कहेगा व्यापारिक पवन जो है ये सालों भर एक ही दिशा में बहता है, और व्यापारिक पवन ऊंचे दाब से निम्न दाब की ओर चलता है। 5 नंबर हो जाएगा, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति संघन वन है? बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति संघन वन है? तो यह है 0.35% पर। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हीराकुंड नदी परियोजना जो है किस नदी पर है? हीराकुंड नदी परियोजना ये महानदी पे बना है। कहाँ पे? तो उड़ीसा में। और ये विश्व के लंबा परियोजना है जो कि 4800 मीटर है। फराका कहेगा नदी परियोजना किस नदी पे है? तो ये गंगा नदी पे है। 7 नंबर हो जाएगा, भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है? तो कह रहा है जो जोग जलप्रपात है ये किस नदी पे बना है? ये आपको बताना है। तो ये बना है शरावती नदी पे। ऑप्शन हो जाएगा डी। जोग जलप्रपात के अन्य नाम कहेगा तो इसका अन्य नाम हो जाएगा महात्मा गांधी जलप्रपात। भारत की वर्तमान में कहेगा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वर्तमान में भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा कोचिकल जलप्रपात, जो कि कहाँ पे है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। और ये किस नदी पे है? तो वाराही नदी पे है। ऊंचाई हो जाएगा 455 मीटर। धुआंधार जलप्रपात ये स्थित है नर्मदा नदी पे। और होंगेकॉल जलप्रपात कहेगा तो ये कावेरी नदी पे है। आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर हो जाएगा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य की है? तो केरल का है, और ये है 92.07%। किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार का है, और ये है 51.50%। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के साक्षरता दर कहेगा तो 74.04% है। 9 नंबर हो जाएगा,
हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं, इसमें बारी बारी कथन देख लेंगे कि हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखेंगे, इसे पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में शुरू किया गया था, जो कि गलत है। इसे पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में शुरू किया गया था, और ये जो पहला हरित क्रांति के पहला चरण था, पहला चरण को यहाँ पे शुरू किया गया था, दूसरा चरण के नहीं। इसमें 1960 और 1970 के दशक की अवधि शामिल की गई थी, ये भी गलत है। ये था प्रथम चरण में, दूसरा चरण के जो अवधि थी 1981 से 95 था। इसे सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में शुरू किया गया था, इसे सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्र में शुरू किया गया था, ये भी गलत है। इसमें 1990 के दशक इसमें 1980 के दशक की अवधि में शामिल की गई थी, यही सही है। तो इसमें सही कथन चुनना था, ऑप्शन हो जाएगा डी। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? भारत के जो पहला समुद्री उद्यान है ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा ए। भारत के पहला राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो ये उत्तराखंड में है, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट। गठन इसका स्थापना कब हुआ था? 1936 में। इसमें जो जीके जीएस है कहीं कहीं से दिया गया है, तो हम लोग केवल जीके जीएस देखेंगे। इसके बाद कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 16 नंबर से। निम्नलिखित प्राणियों की किस जोड़ी में ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है? कह रहा है कि निम्नलिखित प्राणियों की किस जोड़ी में ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है? तो ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है कैमेलिओन तथा कछुआ में, ऑप्शन हो जाएगा बी। कैमेलिओन तथा कछुआ प्राणी में जो है ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है, और ये किसके अंतर्गत आते हैं? सरीसृप वर्ग के अंतर्गत ये आते हैं। 17 नंबर हो जाएगा, दैनिक प्रयोग की अधिकांश दालें निम्नलिखित में से किसी एक कुल से, कह रहा है कि किस एक कुल से संबंधित है? जो दाल है ये कह रहा है किस कुल का, ये किस कुल से संबंधित है? दाल हो जाएगा फाबेसी कुल का, ऑप्शन हो जाएगा बी। और आलू जो है, आलू और टमाटर ये सोलोनेसी कुल के पौधा है, सोलोनेसी कुल के पौधा आ जाएगा आलू तथा टमाटर। लहसुन और प्याज किसके अंतर्गत आएगा? लिलिएसी कुल के अंतर्गत लहसुन और प्याज आएगा। 18 नंबर हो जाएगा, सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य के जो ताप है ये किससे मापा जाता है? ये मापा जाता है उताप मापी के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन हो जाएगा बी। सूर्य के जो ताप है ये मापा जाता है उताप मापी के द्वारा, या इसे पायरोमीटर के द्वारा भी मापते हैं। त्वचा की जो परत है ये कितने परत में बांटा गया है? तो मनुष्य के जो त्वचा है इसे 3 परत में बांटा गया है। 19 नंबर हो जाएगा, एक लिफ्ट में सवार एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगी जब लिफ्ट किधर की ओर जाएगा? एक लिफ्ट में सवार एक लड़के के जो आभासी भार है उसके उसका वास्तविक भार है उसके वास्तविक भार से कम दर्शाएगा। तो लिफ्ट किधर जा रही है? तो लिफ्ट जो है त्वरण के साथ नीचे की ओर गतिमान होगा, तो उसका वास्तविक भार से कम प्रतीत होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। 20 नंबर देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत जो है कितना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा 27.27%। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा 21 नंबर देखेंगे, यदि 5 मोल मूलरता वाले विलयन के 500 ml को 1500 ml आयतन तक तनुकृत किया जाए तो प्राप्त विलयन की मूलरता क्या होगी? तो प्राप्त जो विलयन है उसकी मूलरता क्या होगी? इसका सूत्र होता है M1 गुणे V1 बराबर M2 गुणे V2। इस ट्रिक पर निकालना है। इसमें दिया गया है M1 के मान दिया है 5, उसके बाद M1 to M2 निकालना है। V1 के मान कितना दिया है? तो V1 के दिया है 500 ml, और यहाँ पे बराबर कर लीजिए। और इधर दिया गया है V2 के भी मान दिया गया है 1500। अब आपको हम लोग को निकालना है M2, तो ये गुणा में जो है इधर जाके भागा हो जाएगा, यानी 1500 इससे कटाएंगे 500, तब 500 से कटाएंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, पची है 15, 00 से 00 कट जाएगा, और भाग देंगे तो कितना आएगा? 1.66 आएगा, तो 1.66 मूलरता हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, आगे जीके कहाँ शुरू है? यहाँ से 32 से। कोरापुट जिले में पंचम पतमाली भंडार जो है निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार है? कोरापुट जिले में
पंचम पद माली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार है? आपको बताना है कि किस खनिज के भंडार है। तो ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन हो जाएगा सी। और ये कोरापुट किस जिले में, किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा के कोरापुट जिले में जो पंचम पद माली भंडार है ये प्रसिद्ध है किसके लिए? तो बॉक्साइट उत्पादन के लिए। तांबा उत्पादन के लिए राजस्थान के जो खेतड़ी है ये प्रसिद्ध है। मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कहेगा तो मध्य प्रदेश है। लौह अयस्क के उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़। आगे बढ़ेंगे 33 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत वर्गीकृत एक उद्योग श्रेणी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत वर्गीकृत एक उद्योग के श्रेणी नहीं है? तो इसमें से कौन नहीं है? सहकारी क्षेत्र उद्योग जो है ये इसके अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत में पहला कहेगा औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 1948 में, और ये किया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। और इसमें कहेगा परिवर्तन कब किया गया? तो जब नई आर्थिक नीति लाया गया था 1991, इसके दौरान इसमें परिवर्तन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 34 नंबर है, मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री और खाली स्थान उत्तरी और दक्षिणी के बीच पाए जाते हैं जो उपोष्ण कटिबंधीय ऊंचे दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री। मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री और 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी के बीच पाए जाते हैं जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों को ध्रुव की ओर है। 35 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? तो अरब सागर में स्थित द्वीप समूह इसमें से कौन सा हो जाएगा? अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। ऑप्शन हो जाएगा बी। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो 36 है। बंगाल के खाड़ी में कहेगा कितने द्वीप है? तो 572 है। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक विशेषता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की एक विशेषता इसमें से क्या है? तो इसे लागू नहीं करवाया जा सकता है। इसे लागू नहीं करवाया जा सकता है और इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 37 में। इस जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ या प्रयोजन क्या है? तो लोक कल्याणी कार्य राज्य की स्थापना करना। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर हो जाएगा, भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है? कह रहा है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है धर्म की स्वतंत्रता के आधार के संबंध में असत्य है? तो देखते हैं, बारी बारी देख लेते हैं। यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, और ये जो कथन है ये सही है। यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है, यही कथन गलत है। ऑप्शन हो जाएगा बी, कोई राज्य का अपना धर्म नहीं होता है। यह उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये भी सही है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है, ये भी सही है। धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 25 जो है 25 से 28 में किया गया है। यह उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 38 नंबर है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? तो ये अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 23। इसमें बलात् श्रम निषेध का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 में क्या है? तो इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 20 के संबंध हो जाएगा अपराध दोष सिद्धि व्यक्ति के संरक्षण। 39 नंबर हो जाएगा, राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? राज्य के समूचा प्रशासन चलता है किसके नाम के? तो राज्यपाल के नाम से। ऑप्शन हो जाएगा बी। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 155 के तहत, और ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। जो राज्यपाल हैं ये राज्य के कार्यकारी प्रमुख होते हैं, इसका उल्लेख अनुच्छेद 154 में किया गया है।
राज्यपाल राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 164 के तहत। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल, अनुच्छेद 164 के तहत। और किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 155 के तहत। आगे बढ़ेंगे, 40 नंबर हो जाएगा। भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है। अनुच्छेद 56 में किसका उल्लेख किया गया है? भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 56 में किया गया है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद 54 में है और राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 57 में है। भारत के राष्ट्रपति के विधायी शक्तियाँ, भारत के जो राष्ट्रपति के विधायी शक्ति के उल्लेख है, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 53 में, यानी कि राष्ट्रपति की जो शक्ति है इसका उल्लेख अनुच्छेद 53 में किया गया है। 41 नंबर देखेंगे, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? छठी अनुसूची में कह रहा है कि किन राज्यों को शामिल किया गया है, तो इसमें शामिल किया गया है असम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम 4 जो राज्य है इसका उल्लेख छठी अनुसूची में किया गया है। इसका ट्रिक हो जाएगा एटीएम मिजोरम। ए से हो जाएगा असम, टी से त्रिपुरा, एम से हो जाएगा मेघालय और इसके बाद मिजोरम। ये 4 राज्य है जिसका उल्लेख छठी अनुसूची में किया गया है। इसका जनजातीय प्रशासन जो क्षेत्र है इसका उल्लेख मिलता है ये 4 राज्यों का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखते हैं जीएस कहाँ से है, तो यहाँ से है। आगे है, कह रहा है कि इस ऊतक की कोशिकाओं जीवित होती है और इनकी कोणीय भित्ति मोटी होती है। यह भी यांत्रिकी सहारा प्रदान करती है और इन ऊतकों को क्या कहते हैं? उस ऊतक को आपको चुनना है जो ऊतक कोशिकाओं जीवित होती है और इनकी कोणीय भित्ति मोटी होती है, यह भी यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। तो ये ऊतक हो जाएगा अस्थूल कोणोत्तक ऊतक। अस्थूल कोणोत्तक ऊतक, ऑप्शन हो जाएगा सी। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 48 नंबर हो जाएगा, ग्लाइकोजन एक समबहुलक है जो निम्नलिखित में से किसका बना होता है? ग्लाइकोजन एक समबहुलक है जो निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो ये बना होता है ग्लूकोज इकाइयाँ का। ग्लूकोज इकाइयाँ का ये बना होता है। ग्लाइकोजन जो है ये यकृत में जमा रहता है और भविष्य के ईंधन के रूप में ये कार्य करता है। एमिनो अम्ल से क्या बनता है? तो प्रोटीन बनता है। 49 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यदि तो समान जल की बूंदें एक होकर बड़ी बूंदें बनाती है, इस प्रक्रिया में क्या होता है? यदि 2 समान जल की बूंदें एक होकर बड़ी बूंद बनाती है, इस प्रक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है। ऑप्शन हो जाएगा ए। जो वर्षा के पानी है ये गोलाकार होता है, इसका कारण हो जाएगा पृष्ठ तनाव। इसका पृष्ठ तनाव के SI मात्रा कहेगा तो न्यूटन प्रति मीटर होता है। 50 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सा प्रक्रम जो है ये रुद्धोष्म में नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा रुद्धोष्म प्रक्रिया नहीं है। तो देखते हैं, वायु में अनुदैर्ध्य तरंगों का संचरण ये तो है, वायु भरे गुब्बारों का अचानक फटना ये भी है, गैस से भरे सिलेंडर का अचानक फटना, ये तीनों क्या है? ये तीनों रुद्धोष्म प्रक्रिया है। बर्फ के जमना जो है ये रुद्धोष्म प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी। बर्फ का जमना ये रुद्धोष्म प्रक्रिया नहीं है। इसमें न ऊर्जा ली जाती है और न ही पैदा की जाती है। और इस जो रुद्धोष्म प्रक्रिया है इसमें क्या होता है? ऊष्मा न ली जाती है और न ही पैदा की जाती है। तो बर्फ में क्या होता है? बर्फ में जमना जो है इसमें ऊष्मा का ग्रहण होता है, इसलिए ये रुद्धोष्म प्रक्रिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। 51 नंबर है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है? और रदरफोर्ड के जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से कर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है? तो ये इलेक्ट्रॉन स्थित ऊर्जा के वृत्ताकार पथों जिन्हें कक्षा कहा जाता है में घूमते हैं, ये निष्कर्ष नहीं निकलता। ये कौन दिए थे? तो ये दिए थे नील्स बोर। ऑप्शन हो जाएगा सी। बाकी जो ऑप्शन है ए, बी, डी, ये
रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है। देख लेते हैं, परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त होता है। ये सभी जो है रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रकीर्णन के प्रयोग है। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10 के पावर माइनस 10 मीटर होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या कहेगा 10 के पावर माइनस 15 मीटर होती है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में स्थिर वैद्युत बलों के आकर्षण द्वारा बने रहते हैं। ये तीनों जो रूल दिए थे ए बी डी, ये दिए थे रदरफोर्ड, और जो सी है ये रदरफोर्ड के द्वारा नहीं दिया गया था, ये नील्स बोर के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे हो जाएगा यहाँ करा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक हो जाएंगी कांदामिनी गांगुली। कांदामिनी गांगुली हो जाएंगी कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक। करा कि पहला भारत के केंद्रीय मंत्री कौन थी। राजकुमारी अमृता कौर। भारत की पहला महिला राज्यपाल कौन थी। सरोजिनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। एनी बेसेंट थी, 1917 में बनी कलकत्ता अधिवेशन में। वही आपसे पूछेगा कि कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो ये हो जाएंगी सरोजिनी नायडू, कानपुर अधिवेशन में बनी थी 1925 में। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 64 नंबर है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न उसे दंडित किया जाए। तो ये किस अनुच्छेद में किया गया है। ये किया अनुच्छेद 20 के 2 में। अनुच्छेद 20 के 2 में इसका उल्लेख मिलता है। 65 हो जाएगा, राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। तो गिफ्ट टू मोनोथिस्टस ये किस भाषा में लिखा गया था। तो ये लिखा गया था फारसी भाषा में। ऑप्शन हो जाएगा सी। किस भाषा में लिखा गया था। फारसी भाषा में। मिरात उल अखबार जो पत्रिका था ये भी फारसी भाषा में था। संवाद कुमैदी पत्रिका के संपादक कहेगा, तो ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय को भारत के पत्रकारिता के अग्रदूत भी बोला जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 66 नंबर है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। तो ये किया गया था बम्बई कमेटी में। ऑप्शन हो जाएगा बी। पहली बार कह रहा है कि कांग्रेस के पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि 1887 में बने थे। किस अधिवेशन में। मद्रास अधिवेशन में। पहली बार राष्ट्रीय गीत कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1896 में। अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गान गाया गया था और ये 1911 में, और उस समय अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। 67 नंबर हो जाएगा, विधवा पुनः विवाह संघ जो कि 1861 में लाया गया था। इस विधवा पुनः विवाह संघ के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। ये जाना जाता है महादेव गोविंद रानडे को। और विधवा पुनः विवाह अधिनियम जब था, विधवा पुनः विवाह अधिनियम ये लाया गया था 1856 में, और इसके कहेगा प्रेरक कौन थे। तो ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 68 नंबर देखेंगे, दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था। दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था। तो ये करवाया था दीनपनाह नगर की। कौन सा नगर के। तो दीनपनाह नगर के। हुमायूं ये पहला मुगल शासक था जिसने 2 बार शासन किया था। 2 बार राज्याभिषेक कराने वाला मुगल शासक कहेगा, तो ये थे कौन। तो औरंगजेब। सीरी के किले के निर्माण कौन करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी। हाजी बेगम ने हुमायूं के जो मकबरा था ये दिल्ली में बनवाया था। आगे देखेंगे, 69 नंबर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म लगभग 2500 करा के वर्ष पहले हुआ था। 2500 वर्ष पहले हुआ था, जो कि गलत है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। दूसरा देखेंगे,
गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे जिसे शाक के गण के नाम से जाना जाता था। ये कथन जो सही है, इसमें केवल दो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। इनका पुत्र के नाम था राहुल और इनकी पत्नी के नाम कहेगा तो हो जाएगा यशोधरा। 70 नंबर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये हस्ताक्षर हुआ था किस वर्ष? 1931 में। ऑप्शन हो जाएगा डी। गांधी इरविन समझौता के अन्य नाम कहेगा तो इसे दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं और ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है एझवा जाति से आने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु जिन्होंने जाति विरोधी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, इनका जन्म भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था भारत के केरल राज्य में। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? केरल में।